बात कर रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। एंशिएंट भारत में आप जिसका भी ले लें, आप जब लक्ष्मी गणराज की बात करें, वगैरह वगैरह की बात करें, उसमें, और इसके लिए अगर आपको प्रमाण देखना है तो आपने रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक, उनका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय, और जब आप पॉइंट गिना रहे थे कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई और संस्कृत के अवलोक, ये उसी किताब में चैप्टर 3 या 4 में ये सारे जो है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा और 5वां का फर्स्ट पार्ट, उसमें वो आर्गू कर रहे हैं कि कैसे कैसे अलग अलग देशों में, मैं उस विवाद में नहीं चाहता हूं कि कब था, और ये मैं जो बात कर रहा हूं, दिनकर उस पुस्तक की पहली पंक्ति में ही कहते हैं कि जब भारत का दरवाजा या भारत का संपर्क विश्व के सभी देशों से था, वह भारत संपन्न थी, लेकिन वही भारत में ऐसी कौन सी विपन्नता आ गई, वो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि वही महान भारत हजारों हजार वर्षों तक गुलाम होते हैं, और आज भी हम, हमारा संविधान या आज भी जो हमारा एलीट है, जो देश का भाग्य विधाता है, वो हिंदी में नहीं बात करता, हिंदी में नहीं सोचता है, और उसकी संख्या मात्र 2% है। 2% जो है वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 98% जो हमारी भारत की जनता है वो आज वॉइसलेस हो गई है, और इन लोगों ने उसे वॉइस देने की तरफ में एक छोटा सा, यहां से मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। इंडिया देखिए क्या है, लॉर्ड मेकाले ने 1835 में कहा था कि मैं इंग्लिश एजुकेशन जो ला रहा हूं वो इसलिए कि भारतवर्ष के व्यक्तियों में उसके सेल्फ एस्टीम को, उसके नेटिव कल्चर को खत्म कर देंगे, और जो भी विदेश से आएगा वो गर्व से कहेंगे कि वो अच्छा है। आज उस भारत को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही आज हो रहा है। हमारी शिक्षा नीति इतनी दूषित है, प्रदूषित है, और फिर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान का बालक चमके। जब हमारे साथी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भारतीयों, भारत जब अमेरिका जाता है तो आज उसे गर्व होना चाहिए, जब एपीजे कलाम जाते हैं और उनकी फ्रिस्किंग होती है, जब डिफेंस मिनिस्टर जाता है उसकी तलाशी होती है। आम आदमी की क्या बात आप करिए, कौन सी बात कर रहे हैं? और उसके प्रतीक हमारे महिला और युवा बैठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान के लगभग 40% युवा शक्ति है, लेकिन आज युवा कहां हम दे रखे हैं? पार्लियामेंट में क्या 40% है? कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं जो आपके सामने सवाल कर रहा हूं वो ये है, बुनियादी सवाल यह है कि भारत को और इंडिया, दिल्ली जाइए, राष्ट्रपति भवन से 1 किलोमीटर दूरी जाइए और आपको वहां पर भारत दिख जाएगा, उसके गलियारे में दिख जाएंगे। मैं जिस इलाके में न्यू दिल्ली एरिया में रहता हूं, वहां से कुछ किलोमीटर पर आप जाइए, एक दूसरा भारत दिख जाएगा। गंदगी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। भारत से यहां पर मेरा जो मतलब है वो ये है कि जहां पर व्यक्ति ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया है, जहां पर व्यक्ति ने अपने इंटीग्रिटी को खो दिया है, और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति ने अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया है। और आज हम कहते हैं कि गांधी है, we have worried Gandhi because we have worried our self respect, we have worried our integrity, और फिर हम कहते हैं हमें इस सोच को बदलनी पड़ेगी। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा, कल कारखाने जरूरी हैं विकास के लिए, लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना सक्सेसफुल प्रयोग वेस्ट बंगाल में हुआ है, जितना सक्सेसफुल प्रयोग केरला में हुआ, केरला इज नॉट ए हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, लेकिन वहां के जो लोगों, इसलिए हमें इसे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मैं एक बार था पंजाब में, लोगों ने कहा पंजाब के लोग बड़े मेहनती होते हैं। मैंने कहा कि अगर बिहार से लेबर नहीं आए तब आपको मालूम होगा कि जो है पंजाब की इकोनॉमी क्या हो सकती है। इसलिए जान लीजिए, एक दर्द को समझिए, वेस्ट बंगाल में कम से कम ये नहीं है, वेस्ट बंगाल में लैंड का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण, और इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हम गरीबों से जमीन लेते हैं और लेकर हम अमीरों को देते हैं। जितनी सब्सिडी इंडस्ट्री पर दी जाती है, जितनी सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पर इंडस्ट्री को दिए जाते हैं, उसका 1/10 भी किसानों को नहीं दिया जाता है। और मैं एक दूसरी बात करता हूं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी IITs को फंड दिए जाते हैं, उतना फंड अगर एक गांव के स्कूल को दिए जाए
तो वो उससे ज्यादा अच्छा इंजीनियर, उससे ज्यादा अच्छा डॉक्टर, उससे ज्यादा जो है, चूंकि हिंदुस्तान के हिस्ट्री को मैं जब देखता हूं तो मुझे एक भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं मिलते हैं जो इन आईआईटीज के पढ़े हैं। वो बेचारा एक छोटा सा इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ है और पूरे विश्व को रोशनी देता है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं, उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारी सरकारों ने, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार, दुर्भाग्य देखिए कि आज भी गुलाम होने, आजाद होने के बाद 65 सालों के बाद भी अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि जब 70 आदमी इस देश में नासाद है, गरीब है, जिसको रोटी नहीं मिलती है, और जब आप अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के 90% आदमी फिर जो है वो गरीबी की रेखा से आ जाता है। उस हिंदुस्तान की मैं जो है बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान कभी भी, आप देखिए, गरीबी है, लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूं, जगजीत सिंह की गजल की एक पंक्ति है जिसमें बड़े सुंदर शब्दों में, ये शहर भी अजीब है, न दोस्त है न रकीब है। ये तो शहर बाजार है, और आदमी को जब आप बाजार बना देते हैं तो फिर इंसान कहाँ रहता है। इसलिए आज का जो डिबेट है वो बाजार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जो रियल हिंदुस्तान के बीच में जो अंतर है, चिदम्बरम साहब ने, आपने बहुत अच्छा कहा, बजट बड़े अच्छे प्रस्तुत, लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपने शहरों के नाम से 10,000 बसें दे दिए, 10,000 करोड़ देते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसी ग्रामीण इलाकों के लिए आपने कौन सी दी? आज भी हमारा सारा का सारा बजट जो है वो अर्बन सेंट्रिक है, और उस अर्बन सेंट्रिक देखिए अभी भी हिंदुस्तान के केवल 20% रहते हैं, और उस 20% में भी अगर आप देखेंगे तो आधी से ज्यादा आबादी, चाहे वो जयपुर लीजिए, दिल्ली लीजिए, बॉम्बे लीजिए, कलकत्ता लीजिए, उन सभी में क्या है? पानी नसीब नहीं है, बिजली नसीब नहीं है। हमें उनकी भी चिंता कीजिए। इसलिए गोल्डवी साहब का एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो आज के नेताओं के बारे में, समाजवादियों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, और स्वयं समाजवादी होकर उन्होंने शब्द कहे हैं। देखिए कितना कटु शब्द है। काजू बुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये भारत की विडंबना है। दूसरी बात है, आपने जो जिक्र किया, रेप हुए, रेप नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बाद दिल्ली में कम से कम 15-20 रेप और हुए, उस पर क्यों नहीं लोगों की जबान खुली? इसका मतलब यह है कि हम भी दोहरे मापदंड से दोहरे देते हैं। इसलिए गांधी से जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है, प्रत्येक घटना को हमें घटना की तरफ देखना चाहिए। चाहे वो एक गरीब महिला हो, अगर गरीब रेप हो रही है उसे सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब हमारे वर्ग पर, जब मिडिल क्लास पर जब अटैक होता है तो हम मिडिल क्लास बौखला जाते हैं। और इसलिए दोस्तों मुझे ये कहना है कि दिल्ली विकास का पैमाना नहीं हो सकता, मद्रास विकास के पैमाने नहीं हो सकते। और गांधी से जब पूछे गए थे तो गांधी ने ये कहा था कि ये विकास के पैमाने नहीं, और इसी को राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ये दलालों का, ये जो शहर है बेसिकली वहां पर क्या है? दलाली होती है, सब कुछ बिकते हैं और व्यक्ति भी बिक गए हैं, और एग्जैक्टली आज हो रहा है। आज मैं एक से सवाल करता हूं, क्योंकि यहां पर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आज एक भी हिंदुस्तान का नेता नहीं है जिसकी की तस्वीर आप अपने घरों पर डाल सकते हैं। और ये जो लीडरलेस क्राइसिस में मैं नहीं कह रहा, ओबामा जी ने भी यही कहा है। ये एक लाल बहादुर शास्त्री साहब, मैं आज जिंदा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आ रही है बात क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। आज विश्व लीडरशिप क्राइसिस है, और वो क्राइसिस इतना बढ़ रहा है। देखिए आप भारत की बात कर रहे हैं, वो अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। दोनों मैं जो बात कर, नहीं मैं इंडिया से नहीं, क्योंकि वो पास्ट की मैं बात अभी नहीं, जो मैं जो जीने के लिए जो मैं जो बात कर रहा हूं, इसलिए आज जो जरूरत है वो ये है कि गांधी को पुनः जिंदा करने की आवश्यकता है। गांधी को राजघाट में या म्यूजियम में मत बैठाइए, बैठाकर आप उसी तरह से करते हैं जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। और मैं इतिहास के विद्यार्थी से 1 मिनट का और समय लूंगा, और तब मैं डिबेट की तरफ आता हूं। देखिए यहां पर दिनकर ने बहुत अच्छे कहा था, आदर्श को समाज की रियलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिनकर की एक पंक्ति है संस्कृति के 4 अध्याय में, बड़े फोर्सफुल कहते हैं, सारे के सारे आदर्श धरे के धरे रह जाते हैं जब हमारे सामने कंचन और कामनी आती है।
इसलिए देखिए, इसको मैं अब गांधी से जोड़ता हूँ। प्री इंडिपेंडेंस इरा में सारे इनलाइटमेंट के स्रोत क्या थे? यूरोपियन कंट्री। और आज सारी की सारी रोड जो है वो अमेरिका की तरफ जा रहा है। और फिर हम युवक से कह रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति को समझ नहीं रहा है, जब उसे हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बचपन से माता पिता उसे नहीं समझा रहा है, क्योंकि माता पिता भी चाहता है कि मेरा बेटा जो है, चाहे वो गांधीवादी हो, मार्क्सवादी हो, समाजवादी हो, उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा बेटा अमेरिका में जाए। जब हमारे उद्देश्य इस प्रकार से बदल जाए तो फिर युवाओं को आप कहां से ब्लेम करेंगे? इसलिए भारत को और इंडिया को बड़े सैद्धांतिक रूप से गहराई से समझने की जरूरत है। उसे अंधकार वगैरह वगैरह में मत जोड़िए। एक पर एक कवि हुए हैं, एक पर एक साइंटिस्ट हुए हैं जो उसी जमीन में जुड़े हुए हैं। और किसी कवि ने ठीक ही कहा था कि आप कितना भी चिड़िया आकाश में उड़ेगी, दाना लेने के लिए उसे जमीन पर इसलिए भारत को अगर विकसित होना है, भारत को अपने आप पर स्थापित करना है, तो ये ग्रामीण जिसे आप कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत से सीख लेनी पड़ेगी। और किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर कंट्री साइड और सिटी में अंतर नहीं होता है। लेकिन आज जो भारत है, दोनों में अंतर है। एक तरफ सब कुछ है, 24/7 सब कुछ है, लेकिन गांव में चले जाएं कुछ भी नहीं है। 6-6 महीने तक गांव में बिजली नहीं आती, रोटियां नहीं मिल रही है। तो फिर अगर हम भारत और हिंदुस्तान जिसे आप कह रहे हैं, दोनों के बीच में, इंडिया के बीच में अगर हम डिवीजन ना करें, तो उन मासूम वॉइसलेस जो लोग हैं उनके प्रति ये अन्याय होगा। चलिए सर, राजीव सर को शायद निकलना है, जैसा उनको लग रहा था। मैं अंतिम दौर में आपके निकलने से पहले मैं इस जितनी भी बात चली है उनका एक छोटा सा क्रश 3 लाइन में आप दे जाइए, फिर आप निकल जाइए प्लीज। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब लोग एक तरीके से सोच रहे हैं। बिल्कुल सही, कहने का तरीका अलग अलग हो बिल्कुल सकता सही, है, बिल्कुल सही, लेकिन हम सब लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सबसे पिछड़ा, सबसे अविकसित जो हमारा इलाका है पूरे देश का, वहाँ पे भी विकास की गंगा बहनी चाहिए। क्योंकि हम सबका उद्देश्य यही है कि हमारा जो देश है, मैंने पहले भी कहा, उसका नाम आप कुछ भी दो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो कैसे महान बनेगा? जब शिक्षा होगी, जब पानी होगा, जब बिजली होगी, और सबसे बड़ी बात जो इस हमारे देश में है कि हमारे संस्कार बहुत ज़्यादा मजबूत है। पूरे दुनिया में एकमात्र देश है भारत जिसमें लिविंग कल्चर है। लिविंग कल्चर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत इस देश के अंदर नॉर्थ से लेकर साउथ तक घूमा हूँ। मैं इसे पूछ रहा था, बात हो रही थी कि आपने कहाँ काम करा, कोई छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा आज से 30 साल पहले मैं जगदलपुर, नारायणपुर, कोरापुट, जयपुर जो उड़ीसा के अंदर है, उसमें एक महीने में रह के आया हूँ। और मैंने आदिवासी संस्कृति को समझने की कोशिश करी है, ये मेरे शौक के हिसाब से। और अगर आप नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट में जाएं, क्योंकि मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, वहाँ पे आज की तारीख में अगर एक विष्णु जी के मंदिर में आप जाएं तो 80% महिलाएं जो कान की ईयरिंग पहने होती हैं, वो 1000 साल पुरानी मूर्ति के अंदर वही के वही ईयरिंग पहने हुए लोग मिल जाएंगे आपको। हम उस देश के अंदर जी रहे हैं। अगर आप चीन के अंदर आज जाएं, मैं पिछले दिनों 4-6 महीने पहले मेरे परिवार के साथ गया था, और क्योंकि चीन का प्राचीन इतिहास भी मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग के अंदर भी चीन के बारे में बहुत कुछ थी। पूरे चीन में घूमने के बाद में हम जो चीन हम पढ़ते थे, जो हम सुनते थे, वो नहीं देख पाए, क्योंकि पूरा चीन चेंज हो चुका है। वो कैल्विन क्लाइन और लुई विटॉन का चीन हो चुका है। बच्चों के ना कपड़े से मालूम पड़ता, कहीं से मालूम नहीं पड़ता कि हम उस देश के अंदर कुछ मूल जो चीन का था वो कुछ बचा हुआ है। वास्तव में ये कह रहे हैं वो म्यूजियम वाले चीन हो चुका है। अगर देखना हो आपको तो बीजिंग के अंदर म्यूजियम में चले जाओ, वहाँ पे आप जाके देख लो कि पहले चीन क्या था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ज्वेलरी पहनते थे, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आज की 21वीं शताब्दी में भी 5000 साल पुरानी संस्कृति को हम
हमारे संस्कारों के माध्यम से, चाहे हमारे महाकाव्यों के माध्यम से, हमारे माता पिता के माध्यम से जो यह साथी है वो हमारे गुड़ गुड़ के हमारे अंदर बसी हुई है। और जब आप कह रहे थे कि संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते और दूसरी बातें क्यों नहीं पढ़ते, तब 30 साल बाद भारत विश्व की एक बड़ी शक्ति होगा। पूरे दुनिया के लोग आपकी सारी भाषा, सारा कल्चर, सब कुछ पढ़ने समझ नहीं आएंगे, क्योंकि देश सबसे विकसित देश है, सबसे बड़ा बाजार है, चाहे वो जापान के लिए, चाहे अमेरिका के लिए, चाहे इंग्लैंड के लिए। तब आपको भारत की हर चीज को आप ढूंढेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर भारत के इतिहास के बारे में लोग बातचीत करेंगे और ये कहेंगे कि राजस्थान में ये होता था। मैं अभी 1 हफ्ते पहले शेखावाटी जाके आया हूँ। मंडावा, महेंद्रसर, नवलगढ़, रामगढ़, शेखावाटी, खाली हवेलियों को देखने के लिए कि 25 साल पहले मैंने देखी थी। आज भी आधी हवेलियां बिक चुकी है। और ये जो बात कर रहे थे अभी कि उस वक्त ग्लोबल भारत था, क्योंकि यहाँ से सिल्क रूट चलता था, यहाँ से लोग गए हैं, उन्होंने पैसा भी कमाया था। और जो हवेलियों में जो काम हुए थे उससे नजर आता था कि उस जमाने में कितना वैभव था। आज वो खत्म हो चुका, उसकी जगह नई लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। हम पुराना सभ्यता संस्कृति को खत्म होते ह्रास हमने अच्छी तरह से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज की नौजवान जो पीढ़ी है उसको अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को समझना होगा। जैसे हर राजा का अलग धर्म होता है, गुरु का अलग धर्म होता है, तो शिक्षक का अलग धर्म होता है, विद्यार्थी का अलग धर्म होना चाहिए। आज के हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं आने वाले समय के अंदर, ये आज जो लोग बैठे हैं इनको आज निश्चय करना होगा। उनका सपनों का क्या भारत होना चाहिए, उसका निर्माण इनके हाथ के अंदर पेंसिल है, इनको ड्रॉ करना है, उसके अंदर इनको रंग भर के इस खूबसूरत भारत को बनाना है। मेरे ख्याल से बात समझना होगा, तब भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आप जो कहोगे लोग उसको मानेंगे, उसको कहेंगे कि मैं को भारत जा रहा हूँ, कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। वो ऐसा भारत हमको चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। तेजेंद्र पाल सिंह जी की जिस तरीके से बात चल रही थी बाजारवाद की, उसमें कहा जाता है जहां अभी का बाजार है उस बाजार में कहीं ना कहीं आदमी में लोहे के गुण भर दिए हैं और बाजार में चुंबक के गुण भर दिए हैं। आदमी में लोहे के गुण भर दिए हैं और बाजार में चुंबक के गुण भर दिए हैं। कहाँ लगता है आपको ये अर्थवाद के बीच में हम जी रहे हैं, या वही भारत, वही इंडिया, वही 10 पैसे का सिक्का और वो 2 चूर्ण की पुड़ियां, या वाकई वह लॉलीपॉप का वो भारत, इंडिया? देखिए ये हमारे ऊपर है कि हम भारत और इंडिया की परिभाषा लेते क्या है। पहले जो मैंने बात रखी, सर ने उसका जवाब दिया कि जब मैं पंजाब गया तो पंजाब में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बिहार से सारी लेबर आती है, बंगाल से सारी लेबर आती है, और अगर वो ना आए तो पंजाब की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन दर्द ये है कि बंगाल और बिहार के मजदूर को पंजाब आना क्यों पड़ता है? क्यों वो अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 2000 किलोमीटर दूर आता है? आज बंगाल में उन्होंने बताया है कि सबसे जो एक बोला नहीं, जो बोला था लैंड की बात लैंड रिफॉर्म की बात, बंगाल पे लैंड रिफॉर्म की बात। पंजाब में बंगाल की लेबर आती है, ये नहीं कहा। हाँ, लेकिन देश भर में बंगाल की लेबर जाती है क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, तो अगर लैंड रिफॉर्म बंगाल में सबसे अच्छी हुई है, सबसे आदर्श हुई है, और उसके बाद भी बंगाल का मजदूर सबसे बदहाल है, और उसको अगर पंजाब में आना पड़ता है, दिल्ली में आना पड़ता है, राजस्थान में आना पड़ता है, तो उसको आदर्श मानने से इनकार करता हूं। उसको आदर्श मानने से आप इनकार करें। सुनिए, पलायन शायद मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है पलायन के साथ जीने की। हाँ, माइक क्लियर, ये वाला ले लीजिए, ये फोल्ड वाला। देखिए, आपने जो कहा वो क्यों पलायन होता है, इसका मैं जवाब देता हूँ। एक बिहारी मजदूर अपने गांव में रिक्शा चलाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह उसके लिए एक अपमानजनक है, ठीक है, लेकिन वो वही दिल्ली और पंजाब में चलाएगा। जिस प्रकार से एक पंजाब का व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर वो पंजाब में नहीं बनना पसंद करेगा, लेकिन वो कनाडा में जाकर, अमेरिका में जाकर उसी तरह से वो जो है बसें और ट्रक जो है चलाएगा, इराक में जाकर हमें, और वहां वो चलाता है।
जी पंजाब में चलाता है नहीं, वो बिहार में भी रिक्शा चलाते हैं, वो जयपुर में भी चलाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो प्लान बात पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो उस पर मैं आके आ रहा हूँ। यह जो सारी की सारी जो क्वेश्चन है वो हमारी जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि व्यक्ति का नेचर क्या है। और जब हम नेचर को समझ लेते हैं तो ये चीजें बड़ी जो है सैद्धांतिक रूप से बड़ी क्लियर हो जाते हैं कि मुझे भी अगर गांव में कहे रिक्शा चलाना तो मुझे नहीं पसंद है। नहीं सर, ये बात सब चलाते हैं। नहीं, हाँ। मैं इसमें चार रखूंगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो तर्क दे रहे हैं ना, असल में तर्क वो नहीं है, पूंजीवाद। देखिए होता क्या है कि इंडस्ट्री जब नहीं लगेगी, इंडस्ट्री जब नहीं लगेगी तो निश्चित है कि लेबर। अब यदि बंगाल में ये कहा जाए कुड़िए दाओ हमार दाबी मानते हो आप, माने हमारी मांग माननी पड़ेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मेरी बात आप समझिएगा, कुड़िए दाओ आ लगा दो। लिबरल आपकी बिल्कुल सोशलिज्म होनी चाहिए, लेकिन सोशलिज्म का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं, लिबरल होनी चाहिए। असल पलायन का मूल कारण ये है, इसके चलते वहां इंडस्ट्री नहीं लगती है तो उनको बाध्य होकर दूसरे प्रदेशों में जाना है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मैं जो बात कर रहा हूं मैं गांधी से जोड़कर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। गांधी ने 1904 या 5 में एक ग्रीन पंपलेट लिखी जिसमें भारतीय जो साउथ अफ्रीका में गए थे, पहला गिरमिटिया के रूप में गिरिराज किशोर जी की पुस्तक आई है, उसको आप अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए गांधी उस समय जो हिंदुस्तानियों की जो दर्द थी, साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, आज वही चीज अगर आप अमेरिका में चले जाइए और अमेरिकन इंडस्ट्री जो हिंदुस्तानियों के डॉक्टर और इंजीनियर के साथ करते हैं, तो आज से 90 वर्ष 100 वर्ष पहले जो गांधी जी ने जो लिखा था उसमें कहीं कोई आपको फर्क नहीं आएंगे। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वह एक सभ्यता मूलक डिबेट है, और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि उसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। मैं बिहार और ये नहीं, क्योंकि मैं वहां से हूं या वहां से उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं पुनः तेजेंद्र जी के साथ देखिए कि इंडस्ट्री मैं दूंगा आपको, एक बार हमारे स्पीकर से बात कर लें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।